12 की उम्र में रेप हुआ, 13 साल की उम्र में मां बनी, जिसे मरा बताया गया, उसी बेटे ने बलात्कारियों को पहुंचाया जेल। नमस्कार, मैं वैष्णवी और आप देख रहे हैं वाक्य। ये कहानी एक 12 साल की बच्ची की, जिसे इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ है। ये घटना है उत्तर प्रदेश की रहने वाली ऋचा की। आगे की घटना हम आपको उसी की जुबानी सुनाएंगे। अप्रैल 2020 की बात है। मेरे घर के बाहर काफी देर से एक बच्चा बैठा था। उम्र उसकी 10-12 साल रही होगी। वह बच्चा कभी उठकर थोड़ी दूर जाता, फिर लौटकर उसी जगह पर बैठ जाता। एक बार तो लगा यह किसी पड़ोसी का बच्चा होगा जो थोड़ी देर में चला जाएगा। उसे इग्नोर करके मैं अपने घर के काम धाम में लग गई। शाम के 7 बज रहे थे, घर से निकली तो बच्चा मुझे उसी जगह पर बैठा दिखा। तब मैंने उसे बुलाया। उसने बिना बोले चुपचाप मुझे एक पर्ची थमा दी, जिस पर मेरा नाम और घर का पता लिखा था। मैं कुछ पूछती इससे पहले ही वह बोला, आप मेरी मम्मी हैं। मेरे मुंह से तुरंत निकला, भग, कौन हो तुम? मैं तुमको नहीं जानती। इसके बाद उसने मुझे कमर से पकड़ लिया। मेरी ममता ने मुझे झकझोर दिया। उस बच्चे को घर के भीतर ले आई। सोचने लगी कि पता नहीं किसका बच्चा होगा। तब मेरे पास मोबाइल फोन भी नहीं था। पड़ोस में झुग्गी डालकर कुछ बंजारे रहते थे। उनसे फोन लेकर मैंने अपनी दीदी को फोन किया। उसने कहा, मैं सब जानती हूँ, यह तुम्हारा ही बेटा है। इसने मुझसे ही पता लिया था। मैंने फोन झट से रख दिया और अपनी जिंदगी में होने वाले आगे के नाटक के लिए तैयार हो गई। हाँ, यह मेरा ही बच्चा था। अब इसको पालना मेरी जिम्मेदारी थी। जब मैं 12 साल की थी तब मेरे साथ गैंग रेप हुआ। इस रेप की वजह से 13 साल की उम्र में इस बच्चे को जन्म हुआ। घर वालों ने मुझसे कहा था कि बच्चा जन्म के साथ ही मर गया। बीतते समय के साथ मेरी शादी करा दी गई। साल भर में एक बेटा हो गया। बेटे के पैदा होने के कुछ साल बाद ही पति ने मुझे घर से निकाल दिया। आज जब मैं अपने बेटे के साथ अकेले जीवन काट रही थी, तो यह बच्चा मेरे पास आ गया, जिसने मुझे बहुत हिम्मत दी। उसकी वजह से 25 साल बाद मैंने बलात्कारियों पर मुकदमा किया, उन्हें जेल भिजवाया। यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। मेरी कहानी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से शुरू होती है। मैं 5 बहन और 2 भाइयों के बीच तीसरी बहन थी। घर में ज्यादातर लोग सेना में थे। मेरे पिता एक सैनिक हैं। मैं भी पुलिस में जाना चाहती थी। 1992 में मेरी दूसरी बहन अपने पति के साथ शाहजहांपुर शिफ्ट हो गई। उस समय मेरी उम्र 9 साल रही होगी। पापा ने 1994 में मुझे गांव से दीदी के पास रहकर पढ़ने भेज दिया। जीजाजी सरकारी नौकरी में थे, पहली बार शाहजहांपुर आए थे। इस वजह से वो इलाके से अनजान थे। मेरे स्कूल जाने के रास्ते में कब्रिस्तान था, जहां हमेशा 10-12 लड़के बैठे रहते थे। वे आने जाने वाली लड़कियों से बदतमीजी करते थे। कभी किसी लड़की की साइकिल के आगे लेट जाते तो कभी चलती साइकिल का करियर पकड़कर खींचते। लड़कियों के बाल खींचना, पीठ पर हाथ रखना उनके लिए नॉर्मल था। मेरे साथ भी ऐसा ही करते थे। मुझे बुरा लगता था, लेकिन कम उम्र होने की वजह से समझ नहीं आता था कि कैसे रिएक्ट करना है। इन सब के बीच 3 साल गुजर गए। उनकी बदतमीजी बढ़ती जा रही थी। मैं 12 साल की हो गई थी। एक दिन एक लड़के ने मुझे जबरदस्ती छूने की कोशिश की। मैंने घर पर भी बताया। दीदी ने सुनते ही कहा, दूसरे रास्ते से स्कूल जाया करो। जीजाजी का रिएक्शन था, अरे मैं सबको जानता हूँ, सब तुम्हारी उम्र के ही हैं, इतना मत सोचो। उस दिन के बाद इस तरह की हरकत आम हो गई। जब भी मैं घर पर जाती उनकी बदतमीजी बताती, दीदी जीजाजी नॉर्मल ही रहते। उनके रिस्पॉन्स को देखते हुए एक समय के बाद मैंने घर पर बोलना ही छोड़ दिया। उस ग्रुप में 2 और लड़के थे, लकी हसन और गुड्डू हसन। उनकी उम्र हमसे ज्यादा थी। दोनों ट्रक चलाते थे। कई बार मेरे घर के बगल में ट्रक खड़ी कर दीदी से पीने का पानी मांगने आते थे। दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि जीजाजी रात 8 बजे ड्यूटी से आते हैं और दीदी शाम 6 बजे, जबकि मैं स्कूल से दोपहर 1 बजे आ जाती थी। एक दिन मौका पाकर दोनों मेरे घर में दीवार फांद कर घुस आए। बारी बारी मेरे साथ रेप किया। मैं रो रही थी, खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। घर के बाहर जाते वक्त दोनों ने कट्टा दिखाते हुए कहा, अगर घर पर बताया तो तुम्हारी दीदी और जीजाजी को जान से मार डालेंगे। इस डर से मैं उस दिन चुपचाप रही। इससे उन्हें सह मिल गई।
फिर अगले 6 महीने तक उन्होंने कई बार मेरा रेप किया और हर बार दीदी जीजाजी को मार डालने की धमकी देकर चले गए। इस घटना की वजह से मैं गुमसुम रहने लगी। दीदी ने एक आध बार पूछा, तब भी मैं चुप ही रही। फिर मेरी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। हॉस्पिटल ले जाया गया, कुछ टेस्ट हुआ। उस रात खूब हंगामा हुआ। घर आने पर जीजाजी मुझ पर ही चिल्लाने लगे। सच बताने को कहा, मैंने सब कुछ बता दिया। इसके बाद जीजाजी घर से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद दीदी उन्हें ढूंढने गई। जब दोनों लौट कर आए, पूरे चेहरे पर खून लगा था, कपड़े फटे थे, सिर पर पट्टी थी। कब्रिस्तान पर उन्हीं गुंडों ने उन्हें पीटा था। उसी रात हमने शहर छोड़ दिया। शाहजहांपुर से हम लोग गांव गए। पापा को दीदी ने सारी बात बताई। पापा ने मुझे बहुत मारा। मुझे खुद से घिन आ रही थी। लगा मैं यह मार डिजर्व करती हूँ। मेरी वजह से ही सब मुसीबत में है। अगले ही दिन दीदी के साथ मुझे देहरादून भेज दिया गया। 1995 में इस सब के बीच मैंने बच्चे को जन्म दिया। मुझसे घर वालों ने बताया कि तुम्हारी उम्र कम है, इसलिए बच्चा मर गया। मैंने यह बात मान ली। जैसे जैसे मैंने 10वीं तक पढ़ाई पूरी की, सिलाई कढ़ाई सीखी। इस घटना के 4 साल बाद यानी 1999 में मेरी शादी करा दी गई। ब्याह कर मैं बनारस आ गई। 2002 में मुझे एक बेटा हुआ। मैं अच्छी बहू थी। बेटा हुआ तो लगा जिंदगी और खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन कहाँ। ससुराल में एक रिश्तेदार ने जलन की वजह से शाहजहांपुर की घटना को मिर्च मसाला लगाकर बता दिया। इसके बाद पति का व्यवहार ही बदल गया। उन लोगों की बदनामी होने लगी। 2019 की एक दोपहर बड़े बेटे ने मुझे बिठाया और पूछा, मेरा बाप कौन है? जिंदा होगा तो ढूंढ के लाऊंगा, नहीं तो जमीन के भीतर से लेकर आऊंगा। उसकी बातों से मैं हैरान थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। मैंने जवाब न देकर उसे टालना चाहा, लेकिन उस दिन वह मानने को तैयार नहीं था। अंत में मैंने दोनों बेटों को बिठाया और शाहजहांपुर की घटना के बारे में बताया। 3 महीने तक हम तीनों चुप रहे। कोई बातचीत नहीं हुई, एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होने लगी। एक दिन मेरे दोनों बेटों ने कहा, हमें उन बलात्कारियों का पता लगाना चाहिए, उन पर मुकदमा करना चाहिए। यह सुनते ही मैं डर गई। मुझे अपने दीदी जीजाजी के चेहरे पर लगा खून और उनके फटे कपड़े अभी तक याद थे। मेरा जवाब था, उस इलाके में वह लोग पावरफुल हैं, उनसे नहीं उलझना चाहिए, हमें दूर ही रहना चाहिए। वैसे भी इस बात को अब 25 साल हो गए हैं। कुछ दिन के बाद मेरा छोटा बेटा फिर मेरे पास आया। उस समय वह 11वीं में था। कहने लगा कि बलात्कारियों का पता लगाना चाहिए, उनके खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए। बड़ा बेटा बोला कि हम कब तक ऐसे जीते रहेंगे, हमने कोई गलती नहीं की है। दोनों बच्चों की वजह से मुकदमा करने का फैसला लिया। पहली बार अपने बड़े बेटे के साथ मैं शाहजहांपुर गई थी। 24 साल बाद मैं उस इलाके में पहुंची थी। हाथ पैर कांप रहे थे, सारी घटना याद आ रही थी। मन कर रहा था कि वापस भाग जाऊं। बेटा मेरी फीलिंग समझ रहा था, उसने हिम्मत दी। पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अब मेरे दोषी कहाँ होंगे। दोनों लड़कों के असली नाम नहीं जानती थी। उन दरिंदों का चेहरा और आंखें याद थी। खैर हम लोग थाने गए, पूरा केस बताया। पुलिस ने कहा, आप पता या फोन नंबर लेकर आइए, ऐसे किसी को नहीं ढूंढ सकते। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि वह लोग अब कहाँ होंगे। शाहजहांपुर का नक्शा बदल चुका था। उस दिन हम लोग वापस लखनऊ लौट आए। इसके बाद से हर वीकेंड में अकेली शाहजहांपुर जाने लगी। ऑटो रिजर्व करती थी, दुपट्टे से मुंह बांधती थी और शहर में घूम घूम कर उन अपराधियों को खोजती थी। उस वक्त मेरी सैलरी सिर्फ 15,000 थी। हर बार आने जाने में 2,000 रुपए खर्च हो जाते थे। पैसों की तंगी के बावजूद मेरे अंदर अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया था। हमेशा लगता था कि इस लड़ाई में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं। आखिरकार 2 साल बाद वह लोग मिल ही गए। जिस दिन मैंने उन लोगों का पता लगाया, मेरी धड़कन बढ़ गई। मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मैंने थाने पर उनका नंबर दिया और खुद डर से भागकर लखनऊ आ गई। पुलिस ने मार्च 2021 में मुकदमा दर्ज किया और अप्रैल 2021 में डीएनए टेस्ट हुआ। मुझे सुनवाई पर बुलाया गया तो कोर्ट रूम में मेरा उनका सामना हुआ। मन किया कि जाकर पूछूं, क्या मैं अकेली लड़की थी? तुम लोगों ने और लड़कियों के साथ भी ऐसा किया है? इस सब से तुम लोगों को क्या हासिल हुआ है? क्यों मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया? ऐसे ही ना जाने कितनी ही रिचाओं की जिंदगियां आए दिन बर्बाद हो रही हैं। लेकिन कई बार लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं या फिर किसी से कुछ नहीं कहती और इस डर और बदनामी के साथ ही अपना जीवन निकाल देती हैं।
की बदनामी हो जाएगी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम इस तरह की घटनाओं को अपने दर्शकों के सामने लेकर आते हैं, जिससे समाज में जागरूकता आ सके और फिर कोई ऋचा या कोई और बच्ची इस तरह की घटना का शिकार ना बने। धन्यवाद।